नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां पर मेरठ में वोटिंग जारी है और इसी सिलसिले में मेरठ की 7 विधानसभा में 1 बजे तक का जो वोट प्रतिशत है वो सामने आया। वहीं आपको बता दें कि 1 बजे तक वोट प्रतिशत 34% सामने आया। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा सिवाल खास में 29% मतदान हुआ और इसके अलावा विधानसभा सरधना में 33% मतदान हुआ। इस वक्त की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 1 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत है वो निकलकर सामने आया, जहां पर विधानसभा मेरठ कैंट में 34% मतदान हो चुका है। 1 बजे तक का जो ये आंकड़ा है वो हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा मेरठ में 35% मतदान हुआ। इसके अलावा आपको बता दें कि विधानसभा हस्तिनापुर में 35% मतदान हुआ और इसके अलावा विधानसभा मेरठ साउथ में 37% मतदान हुआ है। और इसके अलावा आपको बता दें कि किठौर में 33% मतदान हो चुका है 1 बजे तक, जो आंकड़ा सामने आया। और इसके अलावा विधानसभा मेरठ कैंट में 34% मतदान हुआ। और इसके अलावा आपको बता दें कि विधानसभा मेरठ सीट में करीब 35% तक मतदान हो चुका है। और इसके अलावा जो मेरठ की साउथ विधानसभा सीट है वहां पर भी 37% तक मतदान हो चुका है। और लगातार ये जो वोट प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और ये जो हमने आंकड़ा दिखाया ये करीब 1 बजे तक का है, जहां पर मेरठ की करीब 7 विधानसभा सीटों का ये हमने आंकड़ा बताया, जिसमें करीब विधानसभा मेरठ में करीब 35% तक 1 बजे तक मतदान हुआ था। और जिसको लेकर इस चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ने की भी संभावना है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर लखीमपुर हिंसा केस में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्र को जमानत दी है। और इस मामले पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी और कोर्ट ने अब फैसला सुनाते हुए जमानत भी दे दी है। और वहीं उम्मीद है कि आशीष मिश्र कल तक जेल से बाहर आ सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा केस में उत्तर प्रदेश एसआईटी ने हाल ही में चार्जशीट दाखिल की थी और करीब 5000 पन्नों की चार्जशीट में एसआईटी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बताया था। और इतना ही नहीं, एसआईटी के मुताबिक आशीष घटनास्थल पर मौजूद भी था। और इसके अलावा एसआईटी ने अपनी जांच में लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्र के असलहों से फायरिंग की पुष्टि भी की थी। और वहीं आशीष मिश्रा की रिवॉल्वर और राइफल से भी फायरिंग की घटना सामने आई। और इसको लेकर एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में भी बयान किया। और एसआईटी ने चार्जशीट में आशीष मिश्रा और अंकित दास के लाइसेंसी असला से फायरिंग की बात कही, जबकि आशीष मिश्रा ने कहा था कि 1 साल से उनके असलों में से कोई फायर नहीं किया गया। और वहीं पुलिस बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर फायरिंग की पुष्टि की थी। वहीं अब आशीष मिश्र को अब कोर्ट से जमानत मिल गई और वहीं कल तक रिहा होने की संभावना जताई गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि एसआईटी की जो रिपोर्ट और जो चार्जशीट फाइल किया गया था उसमें आशीष मिश्रा को कई मुख्य आरोपी बताया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि जीप से किसानों को कुचलने पर आशीष मिश्र को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आज लखनऊ हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार आशीष मिश्र को लेकर कई सवाल भी उठ रहे थे। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर रेसलर खली आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और WWE के रेसलर
खली को आज दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई और वहीं खली हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और उनका असली नाम दलीप सिंह राणा है। और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद खली ने पीएम मोदी की तारीफ की और द ग्रेट खली ने कहा कि बीजेपी ज्वाइन करके उनको अच्छा लग रहा है और वो बोले कि शायद ही कोई ऐसा देश बचा होगा जहां मैंने रेसलिंग नहीं की हो और पैसे कमाने होते तो अमेरिका में ही रहता, लेकिन मैं भारत आया क्योंकि देश के प्रति मेरे अंदर प्यार है और मैंने देखा है कि मोदी के रूप में देश को सही प्रधानमंत्री मिला है और मुझे लगा क्यों ना देश में रहकर साथ जोड़कर देश को आगे ले जाने में योगदान दूं। और उन्होंने आगे कहा कि वो पीएम मोदी और बीजेपी की विचारधारा से काफी प्रभावित हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इसी बीच द ग्रेट खली की एंट्री बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकती है। और पिछले साल खली समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मिले थे और तब अखिलेश ने ये बात उनकी हुई थी और ये सामने नहीं आया था, लेकिन उनके सपा में जाने के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब द ग्रेट खली ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा है और जैसे हमारे मंत्री जी ने बोला है कि भाई आप ने रेसलिंग करी है और मैंने बिल्कुल पूरे वर्ल्ड वाइज पे रेसलिंग करी है। सिर्फ शायद ही कोई कंट्री होगी जहां पर मैंने रेसलिंग ना करी होगी और कहीं किया नहीं होगा। सो मैं छोटी बात करता हूँ, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं भी करूंगा क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है। सो आई वांट की भी जो अगर मैं कोई नाम कोई ऐसा कोई धन दौलत पैसा तो मैं WWE पे और अमेरिका पे रहता, मैं वहीं पर था मैं और वहीं रहता मैं। यहाँ पर मेरे ना भारत के प्रति मतलब एक प्यार और एक जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने काम किया है देश के लिए, उसको देख के कि भी मतलब सही प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है और क्यों नहीं मैं भी वापस जाऊं और अपने हिंदुस्तान में और उनके साथ मतलब उनका एक हिस्सा बनूं कहीं ना कहीं, ताकि मतलब हमारा देश और तरक्की कर सके। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए गुरुवार को चुनावी रैली को संबोधित किया और इस दौरान राहुल ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और राज्य के लोगों से 4 बड़े वादे किए हैं। और कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों की कोई मदद नहीं की है और 3 काले कानून बना दिए जिसे किसानों और कांग्रेस ने मिलकर वापस करवाया। और उन्होंने मोदी के संसद में दिए गए उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें पीएम ने कांग्रेस के कामों पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि सीबीआई और ईडी से सबको डरा देंगे, लेकिन मुझे उनसे डर नहीं लगता है, बल्कि मोदी के अहंकार को देखकर हंसी आती है। और मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में कोई विकास नहीं किया तो ये सड़कें, फैक्ट्रियां, रेलवे समेत तमाम चीजें क्या जादू से बन गई हैं। और राहुल गांधी ने मोदी पर तंज कसा कि जब तक देश में मोदी सरकार नहीं थी तब तक क्या सब सो रहे थे। और कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि कोरोना के समय बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल रही और लोगों को इधर उधर भटकना पड़ा। और राहुल गांधी के लोगों से किए गए 4 वादे जो हम आपको बता रहे हैं, हर साल 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया और वहीं राज्य सरकार के खाली पदों पर भर्ती भी करेंगे, ये राहुल गांधी द्वारा वादे किए गए। और इसके अलावा किसानों और छोटे व्यापारियों की मदद की जाएगी। और इसके अलावा राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो सरकार आने के बाद सभी लोगों को गैस सिलेंडर 500 रुपए से ज्यादा का नहीं मिलेगा और कांग्रेस की सरकार आने पर न्याय योजना लागू की जाएगी और इसके तहत हर साल राज्य के 5 लाख परिवारों के बैंक अकाउंट में करीब 40,000 रुपए डाले जाएंगे। और वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा। एम्बुलेंस, दवाइयां और डॉक्टर को लोगों के इलाज के लिए घर घर पहुंचाया जाएगा। और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए गुरुवार को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और वहीं कोरोना के कम होते मामले को देखते हुए सरकार ने भारत आने वाले लोगों के लिए 7 दिन के लिए अनिवार्य क्वारंटीन को खत्म कर दिया। और वहीं नए दिशा निर्देश 14 फरवरी से लागू होंगे
और सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक यात्रियों को आगमन के बाद 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी और अगर कोविड-19 के लक्षण दिखते हैं तो उन्हें खुद को आइसोलेट भी करना होगा। और इसके अलावा देशों के लिए एट रिस्क टैग भी हटा दिया गया है और इनके अलावा 82 देशों के यात्रियों को बोर्डिंग से 72 घंटे पहले नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के बजाय पूर्ण टीकाकरण का प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनुमति है। और इसके अलावा आपको बता दें कि 82 देशों में वो शामिल है जिनका भारत के साथ राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त या फिर WHO से मान्यता प्राप्त टीकों के टीकाकरण प्रमाण पत्रों की पारस्परिक मान्यता पर समझौता है। और वहीं इस बीच भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67,084 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान कोरोना वायरस से करीब 1,241 लोगों की मौत हो गई। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि कांग्रेस के नेताओं पर 3 सरकारी आवास का 18 लाख रुपए किराया बकाया है और इसमें कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी का सरकारी बंगला भी शामिल है। और वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए और कांग्रेस नेताओं को शर्मिंदा करने के लिए किराया चुकाने के लिए चंदा इकट्ठा करने का अभियान भी चलाया। बीजेपी नेता चैतेंद्र सिंह बग्गा ने शुरू किया है। वहीं आरटीआई गुजरात के सुजीत पटेल ने लगाई थी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय से पूछा था कि कांग्रेस के नेताओं पर सरकारी आवास का कितना किराया बकाया है। और वहीं आरटीआई से खुलासा हुआ कि 26 अकबर रोड का 12 लाख से ज्यादा और जबकि सोनिया गांधी के सरकारी आवास 10 जनपद का 4,000 और दिल्ली के चाणक्यपुरी के अजय आवास का 5 लाख से ज्यादा किराया अभी भी बाकी है। और अब बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं को शर्मिंदा करने के लिए चंदा इकट्ठा कर किराया चुकाने का अभियान चलाया। और इसके अलावा आपको बता दें कि सोनिया गांधी को नोटिस भी भेजा गया और इस अभियान की शुरुआत तेजेंद्र बग्गा ने आज सोशल मीडिया पर कैंपेन लॉन्च कर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों में दंगे होते थे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है और इसलिए सूबे को दंगा मुक्त रखने वालों को वोट दें और राज्य के लिए बीजेपी बहुत जरूरी है। और पीएम मोदी ने कहा कि मैं यहां से प्रथम चरण के मतदाताओं से क्षमा चाहता हूं। मेरा यह फर्ज था कि चुनाव घोषित होने के बाद उनके बीच जाऊं, लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि चुनाव आयोग ने कुछ मर्यादाएं रखी थी, लेकिन वर्चुअल समिति में उनसे मिल लिया था। और पीएम मोदी ने कहा कि घोर परिवारवादी लोग सरकार में होते तो वैक्सीन शायद रास्ते में ही कहीं बिक जाती और आप कोरोना के भय से आतंकित होकर जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाते। और उन्होंने आगे कहा कि जो हमारी बहन बेटियों को भय मुक्त रखेगा हम उसे ही वोट देंगे, जो अपराधियों को जेल भेजेगा हम उसे ही वोट देंगे। किसानों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के बाजार में चीनी की पैदावार बढ़ जाए तो भी भारत में चीनी कारखाने चीनी की पैदावार से डरते हैं और वहीं कारखाने बंद करते हैं और गन्ना किसान को परेशानी होती है। और इसके अलावा हम गन्ना किसानों को एक और परेशानी से मुक्ति दिलाने का स्थायी उपाय भी कर रहे हैं। और हमारे गन्ना किसानों के सामने एक ऐसी समस्या होती है कि चीनी की कीमतें कम हो या फिर चीनी मिलें बंद हो तो गन्ना किसान परेशान हो जाता है। गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अब गन्ने से सिर्फ चीनी बने ऐसा ही नहीं, बल्कि अब गन्ने से जब जरूरत पड़ेगी तब चीनी बनाएंगे और तब जरूरत पड़ेगी तब एथेनॉल बनाएंगे, लेकिन गन्ना किसान को परेशान नहीं होने देंगे।
और वहीं यूपी में पहले चरण के चुनाव जारी हैं और इसी बीच वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि चुनाव आयोग से अपील है और साथ ही यह अपेक्षा है कि जहां भी ईवीएम खराब होने या जानबूझकर मतदान धीमे कराए जाने को आरोप लग रहे हैं उन मतदान केंद्रों पर वो तत्काल यथोचित कार्रवाई करे और सुचारू और निष्पक्ष मतदान और चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और वहीं आपको बता दें कि कई जगहों पर ईवीएम खराब को लेकर शिकायतें भी सामने आई थी और अब उसी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की अपील की है। और वहीं मेरठ के सरधना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भराला में उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष राज्य मंत्री पंडित सुनील भारद्वाज भराला ने अपने परिवार के साथ वोट डाला है और राज्य मंत्री ने इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है और उन्होंने 10 मार्च को पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाने का भी दावा किया है और क्या कुछ कहा है वही आइए आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए, उत्तर प्रदेश को समृद्ध करने के लिए, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, झुग्गी झोपड़ी बस्ती गरीब रहने वाले परिवारों को छत मजबूताई से और उत्तर प्रदेश में राम राज्य कायम हो, इसको लेकर के मतदान हो रहा है, मतदान किया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान है, उत्साह है, जोश है। वहीं मेरठ के किठौर विधानसभा के ग्राम भड़ोली में सपा और बीजेपी समर्थकों में फर्जी वोट डलवाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का मामला भी सामने आया, जिसके बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और वहीं पुलिस बल भी मौके पर मौजूद थी और पुलिस बल ने भीड़ को वहां से खदेड़ा। और इसके अलावा आपको बता दें कि दोनों पक्षों में आधा घंटा पहले भी झड़प हुई थी और फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण और नियंत्रण में है। ग्राम भड़ौली में मैं खड़ा हूँ, शाहिद मंदूर साहब का चीफ इलेक्शन एजेंट हूँ। यहाँ अंकित नाम का गुंडा और एक वो जो जैकेट में, क्या नाम है इसका गुंडे का, सफेद कुर्ते, यशवीर और अंकित ने आके हमारे एजेंटों के साथ हाथापाई करी, उन्हें मारा और यहाँ से भगा दिया। मैं अभी चुनाव आयोग से और यहाँ जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि मेरा एजेंट अभी तत्काल बनाया जाए और ये लोग गुंडे कर रहे हैं, हथियार लेके घूम रहे हैं, इन्हें अभी रोका जाए। ग्राम भड़ौली में मैं वहीं आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने मामला को शांत कर दिया और वहीं आपको बता दें सपा और बीजेपी दोनों ने फर्जी वोटिंग को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाए, जिसके बाद स्थिति वहां की भीड़ में बदल गई और भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभाई, जिसके बाद वहां से भीड़ों को शांत कराकर वहां का जो पोलिंग बूथ था उसे खाली कराया गया और फिर से सुचारू रूप से वोटिंग चालू कराई गई। इसके अलावा आपको बता दें कि ये मामला किठौर विधानसभा का है, जहां पर दो पक्षों में झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए दोनों पक्षों को शांत कराया और वहां पर वोटिंग को, जो चुनाव है, उसे सुचारू रूप से चालू करवाया, जिसके बाद अब पुलिस ने दोनों पक्षों का यूपी की हर पल खबर के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।